हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, कल हमने जो है बाज बहादुर चंद पढ़ लिया था। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं और आज हम जो है उद्योग चंद के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं उद्योग चंद के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद के बारे में हम देख लिया था कि कैसे उसके संपर्क मुग़ल बादशाहों से रहे थे और उसने अपने राजकाज को भी किस तरीके से मुग़ल बादशाहों की तरह ही बनाना चाहा था। ठीक है, तो उनकी देखा देखी उसने भी अपने राज्य में जो है वही नियम कानून बनाने स्टार्ट किए। अब बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद जो है कौन बैठा गद्दी पर? उद्योग चंद। ठीक है, तो उद्योग चंद जो है बाज बहादुर चंद का पुत्र था। तो क्वेश्चन आता है कि बाज बहादुर चंद के पुत्र का नाम क्या है, या बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो आपको पता होना चाहिए कि उद्योग चंद। ठीक है, और ये सन का भी आप हिसाब लगा लीजिएगा। और जो लिस्ट आपने चंद वंश के वंशावली वाली जो लिस्ट बनाई है उसमें बाज बहादुर चंद के बाद जो है उद्योग चंद का नाम लिख लीजिए। और 1678 से जहाँ तक 1698 तक शायद ये जाएगा, तो 1678 से 1698 तक जो है उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए उद्योग चंद के कार्यकाल में। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद की मृत्यु के बाद 1678 में उसका बड़ा पुत्र उद्योग चंद जो है वो गद्दी पर बैठा। चंद राजाओं में भारती चंद था ना, चंद राजाओं में जिसने नेपाल के साथ आक्रमण किया था या नेपाल डोटी राज्य से पंगा लिया था। तो भारती चंद के बाद चंद वंश में जो है उद्योग चंद ऐसा राजा हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया और वहाँ की जो नेपाल की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अजमेरगढ़, वहाँ तक जो है वो पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि भारती चंद के बाद किस चंद राजा ने नेपाल पर आक्रमण किया? तो वो है उद्योग चंद। और कहाँ पर? तो नेपाल की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है अजमेरगढ़। ठीक है, तो नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी चंदों के समय क्या थी? अजमेरगढ़ थी। और अगर यहीं पे क्वेश्चन आता है कि नेपाल की चंदों के समय पे शीतकालीन राजधानी क्या थी? तो शीतकालीन राजधानी थी जुराइल दिपाइल। ठीक है, जुराइल दिपाइल ये थी। तो अब देखेंगे हम ये कैसे उद्योग चंद जुराइल दिपाइल यानी कि नेपाल की डोटियों की शीतकालीन राजधानी तक पहुंचता है। ठीक है, तो भारती चंद के बाद जो है उद्योग चंद राजा हुआ जिसने नेपाल पर आक्रमण किया। ठीक है, तो उद्योग चंद जो है उसके बहुत सारे हमें ताम्रपत्र मिल जाते हैं। एक ताम्रपत्र जो है मुआनी पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त हुआ है जो कि 1679 ईस्वी का है। ठीक है, तो उद्योग चंद की बारे में हमें उस जो 1679 का जो हमें एक मुआनी पिथौरागढ़ से ताम्रपत्र मिलता है उद्योग चंद का, उसमें ये बताया गया है कि उद्योग चंद की जो धाई माता है उनकी बीमारी के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो उनकी धाई माता की बीमारी थी उसको उद्योग चंद के राजवैद्य द्वारा ठीक किया गया था। ठीक है, उनके जो राजवैद्य था उसका नाम था वरदेव जोशी। ठीक है, उद्योग चंद का जो राजवैद्य था उसका नाम था वरदेव जोशी, जिसके द्वारा जो है उनकी धाई माता वाली बीमारी को ठीक किया गया था। तो उस बीमारी को ठीक करने के बदले में जो है जो उद्योग चंद थे उन्होंने वरदेव जोशी को भूमि दी थी। ठीक है, दान में। तो अन्य पूर्ववर्ती राजाओं की तरह उद्योग चंद भी गद्दी में आसीन होने के बाद सबसे पहले कहाँ आक्रमण करने की इसने सोची? गढ़वाल में। ठीक है, अमूमन वही करते थे, या तो पूर्व की तरफ ये लोग आक्रमण करते थे चंद्रवंशी लोग, या फिर पश्चिम की तरफ। पश्चिम में गढ़वाल और पूर्व में नेपाल डोटी राज्य हुआ करते थे। तो क्या हुआ कि उसने इसीलिए गढ़वाल में आक्रमण करने की सोची क्योंकि उसको पश्चिम से भी खतरा रहता था और पूर्व से भी। पूर्व में डोटी लोग उस पर हमला कर सकते थे और पश्चिम से गढ़वाली लोग। ठीक है, तो इसीलिए उसने जो है गढ़वाल की तरफ पहले आक्रमण किया। तो जो नेपाल का राजा था उस समय वो था आपका देवपाल। ठीक है, तो नेपाल का उस समय पे जो राजा था वो देवपाल था और गढ़वाल में उस समय मेदिनी शाह था। ठीक है, तो जो ये मेदिनी शाह था गढ़वाल का और जो नेपाल का वरदेव था, इन दोनों ने जो है
सॉरी देवपाल था, नेपाल का था देवपाल। तो इन दोनों ने जो है संधि कर रखी थी कुमाऊँ के खिलाफ, ठीक है। तो कुमाऊँ पे हमला करने के लिए इन दोनों ने संधि करी थी। तो मेदिनी शाह और इन दोनों की संधि को समझते हुए जो है इसने जब इन दोनों ने, मेदिनी शाह ने और देवपाल ने, डोटी नरेश देवपाल ने जब आक्रमण किया कुमाऊँ पे, तो उद्योगचंद बहुत बहादुरी से लड़ा और उसने दोनों को जो है सीमा से बाहर खदेड़ दिया। हालांकि उससे पहले जो डोटी नरेश था देवपाल, वो चंपावत तक पहुंच चुका था। चंपावत में उसने अपने कब्जे में कर लिया था चंपावत को। और उधर से गढ़वाल नरेश मेदिनी शाह ने भी जो है दूनागिरी और द्वाराहाट पर हमला कर दिया था, ठीक है। दूनागिरी और द्वाराहाट की जो है वो सीमाएं उसने लांघ दी थी। तो वहाँ पर फिर आता है उद्योगचंद ने दोनों से युद्ध किया और दोनों के छक्के छुड़ाए और दोनों को जो है सीमा से बाहर कर दिया, ठीक है। उधर देवपाल को भगाया और इधर मेदिनी शाह को भगाया। तो जो लक्ष्मण, हमने पिछली बार पढ़ा था ना, मूनाकोट में एक ताम्रपत्र मिला है जिसमें लक्ष्मी चंद का नाम लक्ष्मण चंद्र हमें देखने के लिए मिलता है। तो लक्ष्मण चंद्र का जो मूनाकोट ताम्रपत्र है उसमें जो है द्वाराहाट को दोरा कहा गया है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ये लाइन, तो ये आ सकता है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद उद्योगचंद ने जो है दोनों राजाओं का डटकर मुकाबला किया और उनको राज्य सीमा से खदेड़ के बाहर कर दिया। अब बात करते हैं कि उनको खदेड़ने के बाद उद्योगचंद ने क्या किया, जो सीमाएं थी द्वाराहाट, दूनागिरी और उधर पूरब की साइड ब्रह्मदेव मंडी और चंपावत, ठीक है। पश्चिम की तरफ तो द्वाराहाट और दूनागिरी सीमा थी और पूरब की तरफ चंपावत और ब्रह्मदेव मंडी। तो इन चारों जगह पे जो है उद्योगचंद ने अपनी छावनियाँ स्थापित की ताकि कोई भी वहाँ से आक्रमण के लिए इधर को ना आ सके। छावनियाँ स्थापित की और डोटी से पुनः युद्ध तथा अजमेरगढ़ का विध्वंस उपरोक्त विजय का देवताओं का प्रसाद समझकर उद्योगचंद जो है, अब जब उसने जो है इधर गढ़वालियों को भी जीत लिया और उधर अजमेरगढ़ तक वो चला गया लड़ने के लिए, वहाँ पे उसने वहाँ को उसने जो है अजमेरगढ़ से और पूरब की तरफ को जो है डोटी नरेश को भगा दिया और उसके बाद अजमेरगढ़ में लूटमाट बचा के वो वापस आ गया, ठीक है। लेकिन जब ये सब करने के बाद वो खुशी से कि मैं जीत गया हूँ, अब थोड़ा रिलैक्स होने के लिए जो है चंद वहाँ प्रयागराज में स्नान करने के लिए वो चला गया। कौन? उद्योगचंद, ठीक है। तो वो स्नान करने के लिए प्रयागराज चला गया। तो 1682 ईस्वी में जो है प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में, ठीक है, कब? 1682 में प्रयागराज के रघुनाथपुर घाट में जब उसने स्नान किया, स्नान करने के बाद उसकी जो अनुपस्थिति वहाँ, अब वो जब प्रयागराज गया था तो उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर डोटी नरेश जो है फिर से देवपाल फिर से जो है चंपावत की तरफ आ गया, काली कुमाऊँ की तरफ आ गया और वहाँ पर उसने फिर से अधिकार कर लिया। किसने? डोटी नरेश देवपाल ने। अब उद्योगचंद जो है ये खबर सुन के जल्दी ही अपनी राजधानी की तरफ आया और डोटी नरेश को सबक सिखाने के लिए चंपावत की ओर चल पड़ा। उद्योगचंद का आगमन मात्र सुनकर जो है डोटी नरेश काली कुमाऊँ से जो है भाग गया। कहाँ? अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़, ठीक है। कहाँ भाग गया? जब उसने सुना कि यार वो प्रयागराज से वापस आ रहा है उद्योगचंद, तो जो डोटी नरेश था वो वापस जो है अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी की तरफ अजमेरगढ़ की तरफ दौड़ चला गया, ठीक है। फिर उद्योगचंद को गुस्सा आ गया था कि इसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी हपड़ दपड़ में आना पड़ा, तो उसने भी जो है फिर पीछा नहीं छोड़ा कि ये कैसे दोबारा हमारी सीमा में आ गया। फिर उद्योगचंद ने क्या करा, काली नदी पार करके जो है राजधानी अजमेरगढ़ पर ही उसने चढ़ाई कर दी। तो अजमेरगढ़ के पास उड़ेलधुरा के पास जो है वहाँ पे उसका गढ़ था, ठीक है। तो उद्योगचंद की सेना द्वारा उड़ाई गई धूल की हवा मात्र सुनकर ही वो जो है फिर, मतलब जब उसने ये सुना, किसने? डोटी नरेश देवपाल ने जब सुना कि उद्योगचंद जो है अजमेरगढ़ तक चढ़ाई करने लग गया है, अजमेरगढ़ तक हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी तक पहुंच गया है, तो वो डर के मारे कहाँ को भाग गया और पूरब की तरफ अपनी शीतकालीन राजधानी की तरफ भाग गया। कहाँ? जुराइल दीपाइल में, ठीक है। जुराइल दीपाइल की तरफ, जो उसकी शीतकालीन राजधानी थी। तो डोटी नरेश की नेपाल की शीतकालीन राजधानी क्या थी? जुराइल दीपाइल कोट, ठीक है। तो उधर की तरफ भाग गया। अब उद्योगचंद की सेना ने अजमेरगढ़ को लूटा और धूल में मिला दिया, लेकिन उसने ये गलती की कि उसने अजमेरगढ़ पे अधिकार नहीं किया। उसको उसी टाइम वहीं पे अधिकार कर लेना चाहिए था और ना ही उसने वहाँ पे अपनी कोई सेना रखी। सबसे बड़ी गलती उद्योगचंद की यही थी, ठीक है। तो उसने वहाँ पे अपनी सेना भी नहीं रखी और बस माल वाल लिया और वापस आ गया। तो
उसके बाद जो है देवपाल ने लौटकर फिर उसका प्रतिरोध नहीं किया। डोटी राजा का जो डोटी का राजा चंद राजा से क्यों चिढ़ता था, वो इसलिए चिढ़ता था क्योंकि स्टार्टिंग में भारतीय उद्योगचंद से पहले भारती चंद ने जो है डोटी, जो ये सीरा पिथौरागढ़ वाला डीडी हाट वाला एरिया में डोटियों का राज्य था ना, तो वहाँ से जो है भारती चंद ने अपना अधिकार में ले लिया था ना डोटी राज्य को, सीरा और सोर को। ठीक है, तो इसीलिए जो है देवपाल इनसे चिढ़ता था, कुमाऊँ राजा चंद राजा से इसलिए चिढ़ता था, तो इसीलिए इनको परेशान करता रहता था। तो अब इस सैनिक अभियान में उद्योगचंद का जो ये सैनिक, जब ये अजमेरगढ़ में गया युद्ध करने के लिए, तो उस सैनिक अभियान में क्या हुआ कि उद्योगचंद का जो सेनापति था हीरू देवबा नाम था उसका। ठीक है, उद्योगचंद का सेनापति था उसका नाम था हीरू देवबा। तो हीरू देवबा जो है उसमें मारा गया। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि नेपाल अभियान में उद्योगचंद का जो सेनापति मारा गया उसका नाम क्या था, तो हीरू देवबा नाम था। ठीक है, क्या नाम था, हीरू देवबा, हीरू देवबा। ठीक है, नाम याद रखना। तो अजमेरगढ़ पर जो है विजय कब की थी उद्योगचंद ने, अजमेरगढ़ पर उद्योगचंद ने जो विजय की थी वो की थी 1683 में। ठीक है, तो 1683 के आसपास जो है उद्योगचंद ने अजमेरगढ़ पर विजय की थी, नेपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी अजमेरगढ़ पर। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि जो उद्योगचंद था वो अजमेरगढ़ की विजय से वापस अपनी राजधानी आया, और तो जब वो वापस आया तो डोटी नरेश ने फिर से उसके वापस आने पे फिर से जो है सीमाओं का उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। मतलब वो बेसिकली चंद राजा को परेशान कर रहा था डोटी नरेश। ठीक है, तो उसने फिर से सीमाओं पर उपद्रव मचाना प्रारंभ कर दिया। अब इस बार उद्योगचंद को इतना गुस्सा आया कि उसने फिर से जो है डोटी पर चढ़ाई कर ली। किसने, उद्योगचंद ने। इस बार कुमाऊनी सेना कहाँ तक पहुँच गई, अजमेरगढ़ से आगे उसकी शीतकालीन राजधानी जुराइल दीपाइल तक चली गई। ठीक है, और वहाँ से फिर जो देवपाल था उसको खैरागढ़ नामक किले में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया उद्योगचंद ने। जुराइल दीपाइल तक भगा के जुराइल दीपाइल से भी भगा दिया उसको, और जुराइल दीपाइल के भी आगे खैरागढ़ नामक किला था, वहाँ पे उसको शरण लेनी पड़ी देवपाल को। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है खैरागढ़ भी, फिर वो खैरागढ़ गया तो वहाँ पर भी जो है उद्योगचंद चला गया, और खैरागढ़ में फिर उद्योगचंद और देवपाल, जो डोटी नरेश देवपाल था, इन दोनों के बीच जो है खैरागढ़ में एक संधि हुई। ठीक है, देवपाल और उद्योगचंद के बीच खैरागढ़ में एक संधि हुई 1688 में। ठीक है, कब हुई, 1688 में। 1688 में इन दोनों के बीच जो है एक संधि हुई। क्या संधि हुई, इस संधि में जो है जो डोटी नरेश देवपाल था उसने कर देने के लिए हामी भरी, किसको, उद्योगचंद को, कि चंद राजा को मैं कर दूंगा इस संधि के तहत, ऐसा देवपाल ने कहा। ठीक है, अब तो यही हो गया कि संधि के फलस्वरूप डोटी नरेश ने कुमाऊँ नरेश को कर देना स्वीकार किया। अब इस घटना से उद्योगचंद बहुत प्रफुल्लित हो उठा, क्योंकि यार इतनी बड़ी बात हो गई है, वो कर देना उसने स्वीकार कर लिया, और वो जीत भी चुका, वहाँ तक इतने ऊपर तक वो गया, इतने टफ रस्तों में, पहाड़ी एरिया में, और जीत कर आया। तो इस बात से जो है वो जो चंद राजा था उद्योगचंद, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ, और अल्मोड़ा पहुँच के उसने एक महल का निर्माण कराया और बहुत खुशी मनाई, हर्षोल्लास के साथ उसने एक पर्व की तरह मनाया। और चाटुकारों को खुश करने के लिए जो उससे नीचे थे उनको जो है त्रिपुरा सुंदरी, पार्वतीश्वर और उद्योग चंदेश्वर नामक जो है मंदिर बनवा के दिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1688 में, ठीक है, 1688 में देवपाल ने कर देना स्वीकार किया कि हाँ मैं चंद राजा को कर दूंगा, लेकिन 1696 में जो है इसने कर देना बंद कर दिया। 1696 में क्या करा इसने, देवपाल ने कर देना बंद कर दिया। ठीक है, तो कर देना जब उसने बंद किया, तीसरी बार उद्योगचंद ने कहा कि यार ये कर क्यों नहीं दे रहा है करके, वो फिर से जो है इसने सोचा कि इस बार भी जो है मैं जीत के आऊँगा, इस बार मैं और इसको थोड़ा सबक सिखा के आता हूँ कि ये कर क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, तो उद्योगचंद जो है फिर से इसने तीसरी बार वहाँ चढ़ाई कर दी अजमेरगढ़ की तरफ। तो इस बार जो है जुराइल दीपाइल तक वो गया उद्योगचंद, और वहाँ पे भीषण संग्राम हुआ, जिसमें डोटियालियों की करारी चोटों से कुमशियों के पैर उखड़ गए। अब इस बार जो है कुमाऊँ वाले जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ गए, और डोटियों ने जो है इस बार पूरे प्लानिंग के साथ युद्ध किया, जिससे जो है उद्योगचंद जो है भाग कर अल्मोड़ा आ गया, और शिरोमणि जोशी, ठीक है,
शिरोमणि जोशी जो है इस युद्ध में मारा गया। ये शिरोमणि जोशी जो है ये उद्योगचंद के साथ था, जो कि इस युद्ध में मारा गया। और जो उद्योगचंद है ये भागकर वापस अल्मोड़ा आ गया। सेना में भगदड़ मच गई, डोटियालियों के हाथ में जो भी पड़ा उसे ही मार डाला। ठीक है, डोटियालियों ने किसी को नहीं बख्शा, उसके हाथ जो पड़ा उसे मार डाला। जैसे कि शिरोमणि जोशी जो है उसमें मारा गया है ना। तो इस तरह जो है जो बचे कुचे जो सैनिक थे वो भी भाग गए, उन्होंने लड़ाई नहीं की, वो लोग भाग गए। उन्होंने सोचा कि ये तो छोड़ ही नहीं रहे, तो उन्होंने भागना ही वहाँ पे उचित समझा, क्योंकि अब राजा ही भाग गया है तो सेना वहाँ पे लड़के क्या करती। तो उद्योगचंद इस घटना से इतना दुखी और निराश हुआ कि उसने अब इस बार युद्ध करने से ही तौबा कर लिया और अब वो जो है शांति की प्रगति पर चल पड़ा। ठीक है, शांति की खोज में वो लग गया। दूर दूर से ज्योतिषियों, विद्वान और विद्वासिनी को बुलाए गए। शेष जीवन उसने अपना धर्म कर्म में, मंदिरों को बनाने में, कोटा भाबर के पास उसने नई नई आम की जो है बगीचे लगवाए, आम्र वाटिकाएँ लगवाई, खूब फलदार वृक्ष उसने लगवाए। पूजा पाठ की शंख ध्वनि और घंटे घड़ियाल जो है हर जगह बजने लगे। ठीक है, मंत्र तंत्रों के इंद्रजाल ने कुछ ही दिनों में राजधानी को जो है गुंजायमान कर दिया था। पर राजा को जो है अपनी नियति का आभास हो गया था कि अब समय जो है नज़दीक है। तो 1698 में जो है उसने अपने हाथों से राजपाट जो है अपने पुत्र ज्ञानचंद को सौंपा और अपना गोलोकवासी हो गया। कौन? उद्योगचंद। ठीक है, तो यहाँ पे उद्योगचंद के पुत्र का नाम आ जाता है। उद्योगचंद के बाद कौन बैठेगा गद्दी में? ज्ञानचंद बैठेगा। ठीक है, कौन बैठेगा? ज्ञानचंद। और कब? 1698 में। ठीक है, तो अगर हम उद्योगचंद की बात करें तो उद्योगचंद का कार्यकाल हम 1678 से 1698 लिखते हैं। और उसके बाद ज्ञानचंद की बारी आएगी तो ज्ञानचंद का फिर 1698 से उससे आगे का जो कार्यकाल होगा वो ज्ञानचंद का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उद्योगचंद के बारे में देखा कि बहुत इंटरेस्टिंग था उद्योगचंद के बारे में जानना भी, कि उद्योगचंद के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में आ सकती हैं। और वैसे भी स्टोरी वाइज भी एक अच्छा जो है हमें पढ़ने में लगा। ठीक है, तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। तो देखिएगा, नहीं समझ में आया तो, और जिस चैनल में नए हैं वो पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद जो है इस वीडियो पे आइए, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे इंडिविजुअल टॉपिक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।